हेलो फ्रेंड्स, एजुकेंसी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को अपने इंट्रो क्लास में बताया था कि यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, वो 27 अक्टूबर को निर्धारित है। इसी उद्देश्य से हमने आपसे ये वादा किया था कि हम 5 वर्षों का जो भी पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, उस पर हम एक सरसरी निगाह डालेंगे ताकि आप सभी को ये जानकारी हो पाए कि किस टाइप से आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे क्या नेचर रहने वाला है। दोस्तों, आपको पता है कि प्रीलिम्स के GS1 पेपर में टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इसको 3 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले हमने 2019 का पेपर उठाया है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों का पेपर करना है हमें, तो हम 2019 से लेकर 2023 तक जो पेपर हुए हैं हम उन पर आपके लिए नोट्स तैयार करके लाए हैं। तो 2019 का जो पेपर है उसको हम 3 पार्ट्स में करके देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और अभी हमारा चैनल इनिशियल फेज में है। तो हम ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाकर छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बनाकर लाएंगे, लेकिन सवाल आपको सभी पूरा करके दिखाएंगे। दोस्तों, पीवाईक्यू करने के क्या फ़ायदे हैं, पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए, तभी आपके लिए ये क्लास रेलिवेंट होगा। दोस्तों, इसके 2 बेनिफिट्स है। एक तो पीवाईक्यू सवाल जो है कई बार रिपीट होते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उससे बहुत सारे हिंट मिलते हैं जो हमें आगामी परीक्षाओं में काम आते हैं। दूसरा, जो पीवाईक्यू करने के बाद हमें जो उस आयोग के द्वारा पूछे गए सवालों का नेचर और जो डायरेक्शंस मिलते हैं उसकी मदद से हम अपनी आगे की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आयोग किस प्रकार के टॉपिक और किस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो आप अपनी तैयारी में आगे इसका भी ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मुख्य बेनिफिट है जो आपको ज़रूरी है समझना। तो हम आगे बढ़ते हैं, और शुरुआत में हमने 50 सवालों को लिया है, इसीलिए हम 3 पार्ट में ला रहे हैं, 50-50 सवाल करके। तो आप इसको यूटिलाइज करिएगा। सबसे पहला सवाल दोस्तों, विद रेफरेंस टू हठ योगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? हठ योगा वाज प्रैक्टिस्ड बाय नाथ पंथीज। हठ योग टेक्निक वाज also adopted by the Sufis। दोस्तों, आप हिंदी वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो, हिंदी में मैं खुद एक्सप्लेन करता हूँ। कंटेंट इंग्लिश में बनाना थोड़ा आसान होता है, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअली दोनों बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझ में आए, वो हमारा पूरा प्रयास रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि हठ योग जो प्रैक्टिस है वो नाथ पंथी द्वारा किया जाता है। तो ये कथन भी सही है। हठ योग टेक्निक वाज आल्सो अडोप्टेड बाय द सूफीज। जो सूफीज थे, इस्लामी सूफी, उनके द्वारा भी इस टेक्निक को अपनाया गया था। तो ये सवाल पूछा गया है पहले भी, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर है वो है बोथ। सेकंड सवाल जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज आल्सो नॉन एज खजुराहो ऑफ विदर्भ? मतलब विदर्भ का खजुराहो किसे कहा जाता है? खजुराहो आप जानते हैं, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आपने पढ़ा भी है खजुराहो, कंदरिया महादेव मंदिर, इस सब के बारे में आप जानते हैं। तो खजुराहो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि विदर्भ जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है मर्कंडेश्वर, कैलाश, मानुदेवी, भीमाशंकर। ये सभी टेम्पल्स के नाम है। आपको इनमें से बताना है कि कौन से टेम्पल को खजुराहो विदर्भ कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है, इसका आंसर है ए, मार्कंडेश्वर को। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं हम। यहाँ पर मैचिंग का सवाल आया हुआ है, जिसमें कि रूलिंग डायनेस्टी और उनके कैपिटल्स के बारे में बताया गया है। और इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी हिस्ट्री में, हम सबसे पहले हिस्ट्री का ही सेक्शन उठा रखे हैं, क्योंकि सब एक साथ रहने पर आपको भी समझ में आएगा कि हिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरीके से करके विषय को आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि इतिहास में जो भी डायनेस्टी रही है उनकी क्या कैपिटल है, ये भी आपको जानना जरूरी है। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्शन मिलता है। दोस्तों, पल्लव आपको पता है, साउथ में जो डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल थी कांची।
जो पांडे राज्य उसकी कैपिटल थी मदुरै, और जो यादव राज्य था उसकी कैपिटल थी देवगिरी, महाराष्ट्र की तरफ। और जो काकतीय देख रहे हैं आप, ये सबसे ऊपर वारंगल, ये थी इसकी कैपिटल। तो इस आधार पर मैचिंग करने के बाद हम पाते हैं कि जो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मैच नहीं है, मतलब असत्य पूछ रहा है। तो जो फोर्थ क्वेश्चन, इसमें दाम, इसने कॉइन का नाम लिखा है, दाम जो है वो कॉपर कॉइन है, ये सही है। देसाई जो है वो एक रेवेन्यू कलेक्टर था, ये भी सही है। जो दीवान था वो प्रांत का मुख्य राजस्व अधिकारी था, ये भी सही है। जो जरीब है वो एक प्रकार का टैक्स नहीं था, एक प्रकार का ये लैंड मेजरमेंट का यूनिट कह सकते हैं हम, लैंड मेजरमेंट का एक यूनिट था। तो इस आधार पे नॉट करेक्ट कौन सा आंसर हुआ, इस आधार पे आंसर, सॉरी, इस आधार पे जो आंसर हुआ हमारा वो करेक्ट आंसर है डी। देख सकते हैं आंसर है इसमें डी। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम देखते हैं। मैच करना है इसमें भी हमें, इसमें एक तरफ तो राइटर्स के नाम है और दूसरी तरफ हमारे पास किताब ग्रंथ के नाम दिए गए हैं। आपको इसमें बताना है कि जो मुल्ला दाऊद है तो उन्होंने क्या लिखा है, दामोदर कवि ने क्या लिखा है, इसमें मैचिंग है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। जो मुल्ला दाऊद है उन्होंने क्या लिखा है, चंदायन। आपको ध्यान रखना है कि राइटर और उनकी बुक भी पूछे जा रहे हैं, तो ये भी इस नेचर डिफाइन करता है यूपीपीएससी का, कि ऐसे सवाल आते हैं कि जो हिस्ट्री से जुड़े हुए इतिहासकार रहे हैं या लेखक रहे हैं, उनकी किताबें भी पूछी जाती रही है। तो दोस्तों, दामोदर कवि जो है उनकी किताब है पद्मावती कथा, और जो सोमनाथ है उनकी किताब है राग विबोध, और जो अमीर खुसरो है उनकी किताब है, उनका जो ग्रंथ है वो है आशिका। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकता सिस्टम के कौन से फीचर्स या उसका कैरेक्टर नहीं है, ये हमें पता करना है। आप देख सकते हैं एकता सिस्टम का। तो दोस्तों, जो 6 नंबर सवाल है, इसका जो नॉट करेक्ट फीचर है वो है सी। देख सकते हैं आप सी। इसका अर्थ यह हुआ कि आप इसके आधार पर यह तय कर सकते हैं कि बाकी 3 जो स्टेटमेंट है वो सही है। जैसे एकता वाज ए रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, तो यह एक प्रकार का राजस्व संग्रहण सिस्टम था। सियासतनामा वाज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एकता सिस्टम, यानी इससे आप ये पता कर सकते हैं कि जो सियासतनामा था उस वो एक स्रोत के रूप में काम करता है एकता प्रणाली को जानने के लिए। तो ये आप अगली बार इनडायरेक्टली कभी सियासतनामा पर आए तो आप वहाँ पर अपने पीवाईक्यू नॉलेज का यूज कर सकते हैं। मुक्ति, जो एकता धारक होते थे उन्हें मुक्ति कहते थे या इक्तेदार भी कहा जाता था। मुक्ति वाज सपोर्टेड टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम एकता, मतलब उनको अपनी मिलिट्री ट्रूप्स भी मेंटेन करनी होती थी। तो ये बात सही है। जो थर्ड क्यों गलत है, रेवेन्यू फ्रॉम एकता वाज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान अकाउंट, तो ऐसा नहीं था, डायरेक्टली डिपॉजिटेड नहीं होता था, उनको अपनी मिलिट्री मेंटेन करने के लिए रखना पड़ता था। तो इस आधार पे सी आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग का है, बुक्स और राइटर्स के मिलान का है। आपको अभी मैंने बताया कि जो ग्रंथ होते हैं उनके जो राइटर, लेखक, इतिहासकार होते हैं उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। इस साल देख सकते हैं आप 2 इस प्रकार के सवाल पूछे गए थे 2019 में। आप यहाँ पर देखिए, तबकात नासिरी, तारीख फिरोजशाही, तुगलकनामा, हुमायूंनामा, मिनहाजुस सिराज जुरजानी, आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब इसमें से 3 मैच है और 1 मैच नहीं है। तो दोस्तों, आपको पता होगा जो तुगलकनामा है वो अमीर खुसरो ने लिखा है, ना कि इब्न बतूता ने। इब्न बतूता की जो पुस्तक है वो है रिहला, आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तुगलकनामा जो है वो अमीर खुसरो की रचना है, और जो हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम की है। इससे आप 3 चीज़ें सीख सकते हैं। तबकात नासिरी जो है मिनहाजुस सिराज की है, और तारीख फिरोजशाही जो है शम्स सिराज अफीफ की है।
तो यहाँ से आप 4 जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में भी रेलिवेंट और महत्वपूर्ण रहेंगे। 8th नंबर सवाल देखते हैं, हु एम द फॉलोइंग किंग्स हैव हैड गिवन पैट्रोनेज ऑफ तानसेन बिफोर अकबर। मतलब अकबर से पहले तानसेन को किनका संरक्षण प्राप्त था। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है राजा रामचंद्र सिंह ऑफ भाट, यानी भाट रीवा मध्य प्रदेश में है, वहाँ के राजा थे, उन्होंने इनका संरक्षण शुरुआत में किया था। तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तानसेन सबसे पहले कहाँ पे पैट्रोनेज प्राप्त करते थे। 9th क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू मनसबदारी सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट। मनसबदारी सिस्टम वाज द ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ द स्टेट स्टार्टेड बाय अकबर, और मनसबदारी वाज हेरेडाइटरी। इसमें पूछा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यह वंशानुगत नहीं था। मनसबदारी वाज नॉट हेरेडिटरी, और यहाँ पे दिखा है वंशानुगत था, वंशानुगत नहीं था, बल्कि पहला कथन सही है कि अकबर द्वारा शुरू किया गया था और ये ऑफिशियल ही नोबिलिटी थे। तो इसका जो राइट जवाब है वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको पता है एसर्शन और रीजन के सवाल अक्सर पूछे जाते रहे हैं। एसर्शन में एक स्टेटमेंट होता है जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसी प्रकार से रीजन में भी एक स्टेटमेंट होता है जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर रीजन जो है, कारण जो है वो कथन को डिफाइन करता है, तो हमेशा कहा जाता है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और जब नहीं करता है, सही होते हुए भी नहीं करता है, तब कहा जाता है कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमको ध्यान रखना है किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो इनका अभ्यास भी आपको पहले से होना चाहिए। पहले जो एसर्शन मतलब जो कथन दिया गया वो ये कथन ये है कि अकबर जो है वो शेर शाह ट्राई टू रेगुलेट द करेंसी ऑफ द स्टेट। शेर शाह की तरह ही मतलब उन्होंने भी मुद्रा का विनियमन किया था, नियम लाया गया था जो भी। और दूसरा कथन है कि शेर शाह की जो करेंसी थी मुख्य, उसी तांबे की करेंसी की तरह सेम अकबर ने भी चलाया था, जिसे दाम कहते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि करेंसी की बात थी जो शेर शाह की तरह ही रेगुलेशन से जुड़ी हुई थी, और यहाँ पर फिर बताया गया कि जो कॉपर के जो कॉइन थे वो शेर शाह की तरह ही यहाँ पे दाम प्रचलन में थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे सही भी है, और साथ में जो कारण दिया गया है वो भी सही है। इस आधार पे जो इसका करेक्ट आंसर होता है वो ए होता है। नेक्स्ट सवाल है अरेंज करने का, कि कौन सा कब हुआ है, इससे रिलेटेड है ये सवाल। जैसे कि आप देख सकते हैं, बैटल ऑफ सरनाल, बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ धर्मट, बैटल ऑफ जजाऊ। तो इसमें कौन सा पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बैटल ऑफ जो सरनाल है वो 1572 के करीब हुआ है, और जो बैटल ऑफ बिलग्राम है, बिलग्राम को कन्नौज का भी कहा जाता है, वो 1540 में हुआ है। और जो बैटल ऑफ धर्मट है वो हुआ था करीब 1658 में। आपको पता होगा औरंगजेब जब उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी मुगल सत्ता के लिए। और लास्ट एक बैटल ऑफ जजाऊ जो है वो 1707 में हुआ था, पोस्ट मुगल पीरियड के दौरान हुआ था ये। तो इस आधार पे हम अगर डेट मिलाएंगे तो जो 11th नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 नंबर है उसमें है, इसके अंतर्गत भी जो टॉम बने हैं उसका भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। जैसे राबिया दुर्रानी का मकबरा है जिसे औरंगजेब ने बनाया था, आपको पता है, औरंगाबाद। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, बिहार में। हुमायूं टॉम दिल्ली, अटाला मॉस्क जौनपुर। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको, जो अटाला मॉस्क है वो सबसे पहले हुआ था करीब 1408-9 के करीब, 1408-9 के करीब हुआ था, तो बहुत पहले है। अगर इसके बाद हम देखें तो 1545 के आसपास शेर शाह सूरी का जो है वो मकबरा बना। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हुमायूं का मकबरा जो कि 1570 के करीब है, और सबसे लास्ट में औरंगजेब का आएगा। तो इस आधार पे जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब होगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन मैचिंग का है, करेक्ट आंसर का। तो आपको पता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1565, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782,
और ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769। अब आप यहाँ पर डेट देख रहे हैं, लेकिन आप इसके आधार पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि ये किन किन लोगों के मध्य में हुआ था। तो आप इस आधार पे अपने नॉलेज को और भी एनरिच कर सकते हैं। और जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी मैचिंग है। सबसे पहले मूवमेंट दिया हुआ है और उसका ईयर बताया गया है कि जो पावना मूवमेंट है वो कब हुआ, एका कब हुआ, और इसका हमें सही से मिलान करना है। तो इसका सही मिलान क्या है वो हम देखते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है आंसर बी, मतलब ए का दूसरा। पावना जो मूवमेंट हुआ है वो हुआ है 1873। ए का मूवमेंट जो हुआ है वो हुआ है आपका 1922 में। और जो संथाल मूवमेंट हुआ है ये आप जानते होंगे 1855-56 में। और ताना भगत मूवमेंट 1914 में। तो इस आधार पे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द नेटिव मैरिज एक्ट पास्ड? किस साल नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ था? आपको पता है ब्रिटिश मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल है। ये आपका जवाब होगा 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन से रिलेटेड सवाल है ये। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि कथन और कारण आपस में सही होने के बाद एक्सप्रेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग एंड ही मॉडेस्टली डिक्लाइन द ऑफर ऑफ प्रेसिडेंटशिप ऑफ दैट लर्न बॉडी इन फेवर ऑफ सर विलियम जोन्स। ये हमारा कथन कह रहा है, यानी कि सही है। दूसरा है जो कारण है, वॉरेन हेस्टिंग वाज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर एंड अर्डेंट ओरिएंटलिस्ट हु यूज्ड टू एनकरेज द स्टडी ऑफ संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक। ओरिएंटलिस्ट आपको पता है जो भारतीय संस्कृतियों में शोध करते थे उन लोगों को कहा जाता था। तो ये वॉरेन हेस्टिंग एक खुद बहुत बड़ा विद्वान था ओरिएंटलिस्ट का। उन्होंने काफ़ी सारे संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक इन सब में लिखा था, स्टडी किया था। तो इसके बारे में है। तो दोस्तों कथन ये भी सही है, पर जो ऊपर वाली बात की गई है उसको यह कथन एक्सप्लेन नहीं करता है। इस आधार पर यह कथन, इसका जो सही जवाब हो जाता है 16 का, वो है बी। दोनों कथन और कारण दोनों सही है, पर कारण जो है वो कथन को एक्सप्लेन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फ्लोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी फिर कौन सी घटी, इस बारे में है। तो जो 17 का आप देख रहे हैं पूना पैक्ट, पूना पैक्ट है, फिर गांधी इरविन एग्रीमेंट है, उसके बाद क्रिप्स मिशन है, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। तो सबसे पहले जो हुआ है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ है। आपको पता होगा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं इसे हिंदी में, ये 1930 के आसपास शुरू हो चुका है। फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट आपको याद होगा, ये भी हो चुका है। गांधी इरविन पैक्ट लगभग इसका जो डेट था 5 मार्च 1931 इस समय हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। और इसके बाद आता है फिर पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो अब बहुत महत्वपूर्ण था वो 1932 के करीब हो रहा है। और लास्ट में है क्रिप्स मिशन, आपको पता होगा 1942। तो इस आधार पे जो सही जवाब होगा इसका वो होगा 17 का सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जो विद रेफरेंस टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905, कौन सा जवाब सही है? सिविल प्रशासन से संबंधित जो 1905 में है इसके बारे में कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज, ए न्यू प्रोविंस वाज कंस्टिट्यूटेड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड असम। दोस्तों दोनों कथन सही है। जो लॉर्ड कर्जन उस समय के वायसराय थे उन्होंने डिसाइड किया था कि नए प्रांतों की नई बाउंड्री सीमाएं बनाई जाएगी। और दूसरा उन्होंने एक नया प्रोविंस बनाया था जिसे कि पूर्वी बंगाल और असम शामिल थे। तो इस आधार पे जो 18th का जवाब होगा वो हो गया बी। 19th सवाल है CR फॉर्मूला, सी राजगोपालाचारी फार्मूला टू रिमूव द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन कांग्रेस। तो ये वही पूछ रहे इसमें किन्होंने बनाया था या हु प्रिपेयर्ड। तो इसका सही जवाब है 19 का बी, राजगोपालाचारी। आपको पता होगा 1944 में ये सी राजगोपालाचारी जी ने फार्मूला बनाया था, इन्हीं से रिलेटेड था। तो ये एक इजी सवाल था, लेकिन आपको गो थ्रू होके याद
होना चाहिए। 20 नंबर सवाल जो है वो पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, इवेंट दी हुई है और ईयर है साथ में। इंडियन नेवी एक्ट क्या 1927 में आया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या 1930 में हुआ, सेकंड राउंड टेबल क्या 1931 में हुआ था, द कम्युनल अवार्ड क्या 1933 में हुआ था। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मैचिंग नहीं है। तो दोस्तों इसमें से जो मैचिंग नहीं है वो है डी, कम्युनल अवार्ड। क्यों? कम्युनल अवार्ड जो है वो 1932 में हुआ, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या इस तरीके की शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है। और इंडियन नेवी एक्ट 1923 सही है, सविनय अवज्ञा भी सही है, और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था वो भी सही है। नेक्स्ट 21 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सिलेक्ट द करेक्ट। इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि आप देख रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में सवाल ज़्यादातर क्रोनोलॉजिकल सेट भी आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी घटना पहले घटी है। आप डेट वाइज अगर जब तक याद नहीं करेंगे आप सही से मैच नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो घटना घटी है वो घटी है डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता, जिनकी डेथ हुई थी 1915 में। फिर इसके बाद हुआ है जलियांवाला बाग, आपको पता है 13 अप्रैल 1919 के आसपास। फिर इसके बाद हुआ है साइमन कमीशन की नियुक्ति, आपको पता है 1927। और महात्मा गांधी का दांडी मार्च आपको पता है ये होगा 1930। तो इस आधार पे सही जवाब हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रायल ऑफ द ऑफिसर ऑफ द INA वाज हेल्ड इन, मतलब जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो जवान थे उनको आपको पता है आज़ादी के बाद उन पर एक केस चला था, तो ये किस जगह पे चला था ये पूछा गया। इसका सही जवाब है रेड फोर्ट, लाल किले पर चला था। वो अपोज प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया, इनमें से किसने योजनागत विकास का विरोध किया था? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया, इसमें से कौन सा जो पीक है वो इंडिया में लोकेटेड नहीं है? तो दोस्तों नामचा बर्मा आपको पता है अरुणाचल में है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में एंटर करती है। और कामेट उत्तराखंड में है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में पड़ता है। ये गुरला मंदाता जो है ये हमारे इंडिया रीजन में नहीं है। ये सभी पीक्स है मतलब पहाड़ पर्वतों के नाम है, तो आपको ध्यान रखना है कि गुरला मंदाता भारत में नहीं, ये नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर के पास में स्थित है। नेक्स्ट 25 नंबर जो सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द अपर कोर्स कंटेन फ्रेश वाटर बट सैलाइन वाटर फॉलोइंग एट द लोअर पार्ट, मतलब इसके निम्न क्षेत्र में खारा पानी है, जल है, जबकि ये ऊपरी भाग में ये फ्रेश वाटर होता है। तो ऐसा कौन सा रिवर है इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों लूनी रिवर इसका सही जवाब है। आप इनको पढ़ने के दौरान आप मैप में देख भी सकते हैं कि कौन सी रिवर कहाँ पर स्थित है और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इससे आपको आने वाले एग्जाम के लिए और भी अच्छे से तैयारी हो सकती है। दूसरा मोरीबंद डेल्टा इज अ सब डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा। अब ये एक डेल्टा का नाम दिया है और उन्होंने पूछा है कि ये किस डेल्टा का भाग है, मोरीबंद डेल्टा। तो इन्होंने नाम दिया कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा, कावेरी डेल्टा। आप सभी डेल्टा तो याद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ PYQ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कभी आपको एलिमिनेशन करने में ईजी हो पाएगा। तो यहाँ पर जो 26 का आंसर है वो है बंगाल डेल्टा। ये मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का हिस्सा रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर सही सीक्वेंस में लगाना है इन पर्वत श्रेणियों को, जैसे कि मैकाल, सतपुरा, महादेव, छोटा नागपुर। तो जो इसका सही जवाब है वो है बी। सबसे पहले वेस्ट साइड में है सतपुरा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पता है आपको झारखंड रीजन की साइड में आ गया, और इधर मैकाल मध्य प्रदेश, महादेव मध्य प्रदेश, सतपुरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आप देख रहे हैं कि इधर वेस्ट से ईस्ट की ओर जाने के लिए ये क्रम सही है। 28 नंबर जो सवाल है इसमें एसर्शन और रीजन का सवाल है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो कथन कारण दिया गया द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन लाइज इन हिमालयन रीजन इन इंडिया, मतलब सिस्मिक जोन आपको पता है भूकंप से रिलेटेड क्षेत्र होता है जो
हाई कंसंट्रेशन पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर अधिक भूकंप आता है, ये बात की गई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये बात सही है, सिस्मिक जोन हाईएस्ट है हिमालयन रीजन में। ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो कारण दिया हुआ है वो है आपका, एक मिनट पेन से कर लेते हैं। अब देखते हैं। तो देर आर मैनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन इन हिमालय। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे हिमालयन में ऐसे थ्रस्ट जोन हैं जो लॉन्गिट्यूडनल है। तो यहाँ पर रीजन सही कर रहा है कि नहीं, 28 नंबर सवाल का देखना है। तो इसका हाईएस्ट कंसिडर सिस्मिक जोन है और थ्रस्ट जोन भी यहाँ पर है, तो ये कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इम्फाल बेसिन के बारे में पूछा गया। इम्फाल आपको पता है मणिपुर की कैपिटल है। तो कह रहा है कि सराउंडेड बाय मणिपुर हिल इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ, किस तरीके की वहाँ पर मृदा ही पूछा जा रहा है मेनली। तो जो 29 का जो आंसर है वो लैकोस्ट्रीन प्लेन है। मतलब इस टाइप की प्लेन, मतलब मैदान जो है वो झील वाली होती है। लैकोस्ट्रीन का मतलब है झील वाली भूमि, झीलगत भूमि, जहाँ पे झील कभी सूख जाती है तो वहाँ पर जो मृदा ऊपर से परत बना लेती है वो लैकोस्ट्रीन प्लेन का एग्जाम्पल हुआ। ग्लेशियल जानते हैं आप, बर्फ वाले रीजन में एलुवियल जलोढ़ मैदान से लोएस जो वायु के द्वारा बनाई गई होती है, इसको लोएस प्लेन में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, नेक्स्ट सवाल, फेमस फॉर इट्स फॉल्ट वैली, भ्रंश घाटी अपवहन के लिए जानी जाती है, ऐसा कौन सा रीजन है। तो 13 नंबर सवाल का जो आंसर है वो है दामोदर, ये भ्रंश वैली के अंतर्गत आती है। 31 नंबर जो सवाल है वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द ग्रेटर हिमालय वर लेस फॉसिल, मतलब जो अवसादी चट्टानें हैं वो बृहद हिमालय के अंतर्गत उसमें बहुत कम जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये बात सही है, ग्रेटर हिमालय बहुत पहले का है तो उसमें फॉसिल्स बहुत कम है। मैरिन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ लेजर हिमालय, मतलब जो निम्न हिमालय है, लघु हिमालय है, उसमें उसके अवसादी चट्टानों में कुछ मैरिन लिविंग का मतलब होता है कि जो समुद्री जीव है स्थिर पानी वाले, वैसा जीवाश्म पाया जाता है। तो ये बात सही है क्योंकि निम्न हिमालय रीजन में टेथिस सागर था, आपको पता है, उसी के अवतलन और उसी पर ही हिमालय का उत्पत्ति हुआ है। तो ये लगभग सही। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन द आउटर या शिवालिक हिमालय, तो ये भी सही है कि भारत जो मानव सभ्यता है वो अधिकतर उनके अवशेष शिवालिक हिमालय क्षेत्रों में पाया गया। तो इस आधार पे जो 31 का आंसर हो जाएगा वो तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द विंटर रेन कॉज्ड बाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन ऑफ इंडिया ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम, मतलब वेस्टर्न पश्चिमी विक्षोभ आपने हिंदी में सुना होगा। तो पश्चिमी विक्षोभ जो पवनें होती है वो नॉर्थ वेस्टर्न, मतलब कि हमारे उत्तरी पश्चिमी मैदान जो भारत का है वो धीरे धीरे किस दिशा में घटती चली जाती है सर्दियों के मौसम में। तो दोस्तों जो 32 नंबर सवाल है उसका आंसर है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आपको ध्यान रखना है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो नॉर्मली उसका ओरिजिन भी मेडिटेरियन सी की तरफ से ही होता है। तो आप मेडिटेरियन सी जानते हैं, भूमध्य सागर जो है वो यूरोप और अफ्रीका और वेस्ट एशिया के बीच में है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया के दृष्टि से वो वेस्ट पड़ा, तो उधर से जब वो पछुआ पवनें आती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है, तो नॉर्मली हमारे इंडिया के ईस्ट रीजन में जाते जाते डिक्रीज ही होगी ग्रेजुअली। तो आप लॉजिक लगा के भी यहाँ पर इस सवाल का आंसर दे सकते थे अगर आपको पता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ओरिजिन किस रीजन में अधिक है। जो 33 नंबर क्वेश्चन है इसमें मैचिंग का है कि जो तालचेर रीजन है ये कोयला के क्षेत्र हैं और ये उनके जगह है। तो तालचेर रीजन कहाँ है, कर्णपुरा, सिंगरौली, सिंगरेनी, ये सब कहाँ का है, उनको मिलाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो तालचेर रीजन है वो है महानदी वैली, यानी कि उड़ीसा में पड़ता है इसलिए महानदी उसमें हो गया। और बी का हो गया कर्णपुरा, ये जो हो गया ये दामोदर वैली के पड़ेगा। जो सिंगरौली है वो हमारा पड़ेगा सोन वैली में।
पता होगा आपको, एमपी और यूपी के बॉर्डर के पास सिंगरौली है, वो महत्वपूर्ण कोलफील्ड है। इसी तरह सिंगरेनी भी एक कोलफील्ड है जो कि गोदावरी वैली में पड़ेगा, अभी सिंगरेनी तेलंगाना में स्थित है। तो इस आधार पर जो आंसर होगा 33 का वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। ब्लैक होल इज, मतलब ब्लैक होल क्या है ये पूछा जा रहा है। और ब्लैक होल ए फ्लाइट रिकॉर्डर इन एरोप्लेन, ये भी सही नहीं है। और ए स्पॉट ऑन द सन, मतलब सूरज के ऊपर एक स्पॉट आ जाता है, तो वो भी नहीं है क्योंकि वो तो सौर कलंक होता है। ए प्लेस इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का एक प्लेस है, तो ये भी नहीं। एक कोलैप्स स्टार, यही सही है क्योंकि ब्लैक होल आपको पता है एक कोलैप्स तारा होता है जो पूरी तरह अपनी ग्रेविटी उसके अंदर इतनी हो जाती है कि वो अपने आसपास के प्रत्येक वस्तु यहाँ तक कि लाइट को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है, तो वो ब्लैक होल का रूप ले लेती है। इसीलिए स्टार स्पेस से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा डी। 35 पूछा गया है कि टेलीग्राफ प्लेट्यू जो है, टेलीग्राफिक प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? नॉर्थ अटलांटिक रीज, साउथ अटलांटिक रीज, इंडियन ओशन रीज या नन ऑफ दिस? दोस्तों इसका सही जवाब है ए। आपको पता होगा नॉर्थ अटलांटिक, जो अटलांटिक ओशन है उसके अंदर काफ़ी सारे रिज है जो कटक बोलते हैं, जैसे पर्वत है बहुत सारे छोटे छोटे, तो उन्हीं नॉर्थ अटलांटिक के अंतर्गत ही टेलीग्राफिक प्लेट्यू आता है। आप इसे मैप में देखेंगे एटलस वगैरह में तो आपको दिखेगा। ऐसे ही बहुत सारे रिजेस होती है, जैसे चैलेंजर होती है और भी डॉल्फिन रिजेस है। तो इस तरीके की चीज़ें आप और भी ध्यान कर सकते हैं इसके साथ ही, क्योंकि इससे एक आइडिया मिल जाता है आपको कि क्या क्या चीज़ें होती है। वेल्विस रिज भी है, वो भी अटलांटिक ओशन के अंतर्गत पड़ता है। विवियन थॉमसन रिज है, वो भी अटलांटिक ओशन के अंतर्गत पड़ता है। इस तरीके से आप नेक्स्ट और भी ओशन के रिज पता कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रांस साइबेरियन रेल रूट? ये तो सबसे इजी सवाल है क्योंकि एनसीईआरटी में भी बताया हुआ है इसको, पूरा बकायदा उसके सभी सिटीज़ को लोकेट करके मैप में दिखाया हुआ है, जिसमें चीता है, ओम्स्क है, कजान है और सोची, सोची नहीं है। तो इसलिए इसका जो नॉट लोकेटेड पूछा गया है तो ये इसका जवाब हो जाएगा सोची। दोस्तों कजान आपको पता होना चाहिए इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन का एक प्लेस भी है जो अक्टूबर में होने वाला है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। 37 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इज एसोसिएटेड विद एल्बिडो? एल्बिडो के साथ इसमें से कौन से जुड़े हुए हैं? ट्रांसमिटिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर, एमिसिव पावर या रिफ्लेक्टिंग पावर? 37 नंबर का जो आपको पता होगा एल्बिडो क्या होता है, जो सनलाइट होती है और मान लीजिए हमारा अर्थ है और ये सन है, तो यहाँ से जो भी लाइट आ रही है वहाँ से रिफ्लेक्ट करने वाली लाइट कौन सी है? तो जो भी रिफ्लेक्ट कर जाती है, चाहे वो आइस कैप की वजह से कर जाए, चाहे वो वायुमंडल के किसी भी कारण कर ले, तो वो रिफ्लेक्टिंग पावर को ही दिखाती है। तो एल्बिडो क्या है? रिफ्लेक्टिंग पावर, इसलिए एल्बिडो है वो। 38 नंबर सवाल में वेजिटेशन टाइप है और रीजन पूछा गया है कि इनको मिलान करना है। आपको पता होना चाहिए ये सब कुछ झाड़ियों के नाम है, मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके बारे में है ये। तो ये मैक्विस जो है, फिनबॉस जो है, चैपरेल जो है, मैटरोल जो है, ये सब किस रीजन में है, इनको हमें इसमें मिलाना है। तो दोस्तों जो मैक्विस है वो मेनली मेडिटेरियन सी कोस्टल रीजन पाया जाता है, जो भूमध्य सागर है उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। जो फिनबॉस है वो पाया जाता है साउथ अफ्रीका रीजन में, मतलब अफ्रीका के साउथ में पाया जाता है। ये छोटी छोटी झाड़ियों और छोटे छोटे पौधों का नाम है। जो चैपरेल है वो पाया जाता है वेस्ट अमेरिका, यानी कि कैलिफोर्निया रीजन इसका जुड़ा होगा। मेट्रोला जो है वो चिली में पड़ेगा, कुछ सदर्न यूरोप में भी है मेट्रोला। तो इस आधार पर जो 38 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। यहाँ पर जो मिक्स मैचिंग करनी है हमें कंट्री और कैपिटल के बीच में, ये भी एक इजी सवाल है। आपको इसके आधार पर ध्यान रखना है कि वर्तमान में अभी होने वाले एग्जाम में भी कई देश चर्चा और न्यूज में बने हुए हैं, तो उनकी राजधानी आपको बिल्कुल मैचिंग के लिए आ सकता है। जैसे रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया, यूक्रेन इजराइल हो गया, इस तरीके की आपको देश के कैपिटल याद रखने हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा किस देश का किस राजधानी के साथ मिलान हो पा रहा है। तो यहाँ पर जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है वो आपको पता होना चाहिए ताशकंद है, ताजिकिस्तान की दुशांबे है, किर्गिस्तान की बिश्केक है और तुर्कमेनिस्तान की अशखाबाद है। तो 39 का जो आंसर है वो ए ही है, पहले से ही मिलान करके दिया गया है। तो आपको अगर जब तक नहीं पता होगा आप इसमें गलतियां कर सकते हैं।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड सवाल है कि जो वनस्पति है वो किस रीजन में उगती है, पाई जाती है। एपीफाइट्स जो एक अनुपूरक पौधे होते हैं जो जिनकी जड़ें जमीन से नहीं जुड़ी होती, वो दूसरे पौधों पर ही निर्भर रहते हैं मेनली, ये किस रीजन में पाए जाते हैं। तो एपीफाइट्स जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में मुख्य तौर पे पाया जाता है। और जो एकासिया है वो पाया जाता है, ये पौधों के ही नाम है। तो ये दोनों तो खैर छोटे छोटे पौधे ही होते हैं, और ये नीचे के दो ये बड़े बड़े पेड़ के रूप में होते हैं। तो जो एकाशिया है उसका जो मिलान होगा वो हो जाएगा आपका सहारा रीजन के साथ। एकाशिया जो है वो सहारा रीजन के साथ। और बाओबाब जो है वो आपको जुड़ जाएगा सवाना रीजन के साथ। और जो सीडार है, सीडार देवदार के जो बड़े पेड़ होते हैं, वो मेनली जुड़ जाएगा आपका भूमध्य सागरीय रीजन के साथ। तो इस आधार पर जो सही जवाब होगा 40 नंबर का वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सुएज कैनाल रीजन में पूछा गया है कि नॉर्थ से साउथ के कुछ लेक्स के जो स्थल है उसको डिफाइन करना है। सुएज कैनाल आपको पता है, सुएज नहर की बात की जा रही है जो आपका अफ्रीका रीजन है। इस अफ्रीका रीजन में आपको पता है ये हमारा एशिया वाला रीजन है। तो यहाँ पर जो ये है रेड सी, ये रेड सी है, और ये हो गया मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में जोड़ने वाली जो नहर है वही है सुएज कैनाल। तो इस सुएज कैनाल का पूछा गया है कि नॉर्थ से साउथ की ओर कुछ पॉइंट्स है उनके बारे में बताइए। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, फिर से पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है लेक मंजाला सबसे ऊपर पाया जाएगा, फिर उसके बाद लेक तिमसा पाया जाएगा, फिर उसके बाद ग्रेटर बिटर लेक मिलेगा, और लास्ट में मिलेगा लिटिल बिटर लेक। तो आपको ध्यान रखना है मंजाला से लिटिल बिटर लेक तक। नेक्स्ट सवाल है असर्शन रीजन का। इंडियन ओशन हैज़ बिकम द मिलिट्री बेसिस ऑफ मैनी बिग पावर्स, मतलब जो भारतीय हिंद महासागर है उसमें काफ़ी सारे बड़ी बड़ी शक्तियों का मिलिट्री बेस है, सैनिक अड्डा है। और पूछा गया नीचे रीजन में बताया गया है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग जियो पॉलिटिकल बेनिफिट्स इन इंडियन ओशन एडजेसेंट कंट्रीज, से जुड़ी हुई जो देश है उनका एक जियो पॉलिटिकल बेनिफिट्स है, मतलब भू राजनीतिक लाभ है। तो भू राजनीतिक लाभ तो बिल्कुल है, लेकिन ये इस कथन को डिफाइन नहीं करता है कि मिलिट्री बेस क्यों है वहाँ। ये भू राजनीतिक जो लाभ है वो तो ये दिखाता है कि ट्रेड रूट है इंडियन ओशन में बहुत सारे, तो वर्ल्ड ट्रेड की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण हो ही जाता है, लेकिन मिलिट्री पावर, तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि दोनों कथन सही है लेकिन जो कारण है वो एक्सप्लेन नहीं करता है ए को। नेक्स्ट मैचिंग का है डिफरेंट नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। दोस्तों ये उस 2019 के वर्ष में ये न्यूज में रहे होंगे, ये विभिन्न जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इनके नाम हैं, और किस देश में आए होंगे वो उसी समय करंट के न्यूज में रहे होंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर नेक्स्ट में पूछा था विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा। विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में आया था ये साइक्लोन, देश के नाम पूछे गए हैं। तो इस बार भी आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी टाइफून यागी है वो फेमस अभी न्यूज में बना हुआ है काफ़ी दिनों से वियतनाम में, तो आपको ध्यान रखना है इसी प्रकार से ये मैचिंग पूछे जा सकते हैं। और मैं इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पे ही आपको करंट अफेयर्स के भी सेशंस में जिक्र करता रहता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दूसरा है टाइफू, तो आपको इसके नाम से ही लग रहा है कि ये जो इसका जवाब होगा वो होगा जापान। टाइफू जापान, आप टाइफू, होकाइडो, क्योशू इस तरीके के नाम सुनते हैं, तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप जोड़ सकते हैं। और जो बैगुयो आप देख रहे हैं वो आपका जुड़ेगा फिलीपींस से, और हरिकेन जुड़ जाएगा आपका यूएसए से। तो इस आधार पर जो सही जवाब होगा 43 का वो हो जाएगा डी। 44 में भी मैच करना, यहाँ पर देखिए विंड है। इस तरीके के सवाल ज्योग्राफी में बहुत पूछे जाते हैं, और यहाँ पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्टली मैच, कि सेंटा आना जो विंड है वो कैलिफोर्निया में है, तो सही है। हबूब जो विंड बहती है, विंड मतलब समझ रहे हैं पवन के नाम है ये, हबूब जो है वो सूडान में बहती है। यामू जापान की है, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, क्योंकि मिस्ट्रल आपको पता है कि फ्रांस रीजन की पवन है। तो आपको विश्व के जो भी विंड है, चाहे वो गर्म पवन हो चाहे वो कोल्ड
विंड हो, सबको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, इससे आप एक डायरेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। ये ट्राइब पूछा गया और किस रीजन में है ये पूछा गया है। तो आपको 45 नंबर जो सवाल है उसका ध्यान रखना है कि नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। तो इसमें पिग्मी जो ट्राइब हो कांगो बेसिन में मिलते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अंगामी जो है नागालैंड भारतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। आइनू जो है वो जापान रीजन में मिलते हैं, ये भी सही है। जो किर्गिज है वो सूडान रीजन में नहीं है। किर्गिज जो है आप नाम से भी अगर लॉजिक करें तो किर्गिस्तान में पढ़ेंगे, तो इसीलिए ये ट्राइब सूडान में नहीं है। अगर लॉजिक के आधार पर जाते तो भी आपका जवाब डी होता, क्योंकि ये मैच नहीं है। लेकिन आप ऊपर के तीनों से सीख सकते हैं कि आगे भी इस तरीके के ट्राइबल चीज़ों पर पूछे जा सकते हैं। द डिपेंडेंसी रेशियो इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग बिकॉज, मतलब जो भारत की जो निर्भरता अनुपात है वो घटी है, क्योंकि क्यों घटी? निर्भर डिपेंडेंसी रेशियो, डिपेंडेंट एज ग्रुप आप जानते हैं जो 0 से 14 होते हैं और 16 या उससे ऊपर वाले होते हैं, ये सब डिपेंडेंट में आते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि डिपेंडेंसी रेशियो भारत में कम है, डिक्लाइन है, क्यों? तो इसका सही जवाब होना चाहिए क्योंकि हमारी जो मोस्ट ऑफ आबादी है वो इस रेंज में है, 15 से 59 में, तभी तो ये डिपेंडेंसी रेशियो गिरेगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 46 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं 47। व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल नेचर क्या है? तो दोस्तों ये इन्फोर्सिएबल है, मतलब ये परिवर्तनीय है, लागू होती है तो नहीं होती है। इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल, इट मे बी इन्फोर्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, नन ऑफ द। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, यह इन्फोर्सिएबल नहीं है, इसका कोई परिवर्तन हम नहीं करा सकते, ये बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब ये जो प्रोविजन है कि जहाँ पर हमने बात की है संरक्षण और उनके इम्प्रूवमेंट की, पर्यावरण के और जंगल की और वन्य जीवों की, तो ये प्रोटेक्शन की बात किस में की है हमने? वन्य जीवों की, जंगलों की और पर्यावरण की सुरक्षा की, ये सब बातें हमने किस में किया है? डीपीएसपी में करी है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर किया है हमने, या फिर हमने मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत किया, या हमने दोनों में किया है, या किसी में नहीं किया है? ये आपको बताना। आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे आर्टिकल वगैरह, तो उसमें आपको आइडिया होगा कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोनों में। ये हमें आपको ध्यान रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा है, मौलिक कर्तव्य है, ना कि मौलिक अधिकार, तो इन दोनों में ये शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज इंसर्टेड बाय द 42 सेकंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब 42वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत कौन से आर्टिकल मतलब ये किया गया था? प्रोवाइड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, मतलब प्रबंधन, वर्कर्स को जो है वो भागीदारी मिली थी प्रबंधन में भी। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा 43A। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐड हुआ था, तो इसके अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट और लास्ट सवाल देखते हैं हम। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज असर्शन, सेम वही है, आपको ध्यान रखना असर्शन रीजन के सवाल में जो मैंने पैटर्न बताया सेम वैसे ही होता है। आपको देखना होता है कि कथन सही है या गलत है, रीजन सही है या गलत है, और रीजन सही से कथन की एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है कि नहीं, इसके आधार पे आपको ऑप्शन चुनना होता है। तो जो पहला कथन कह रहा है कि आर्टिकल जो 30 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान जो है वो अल्पसंख्यकों को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये बात सही है, वो एक्सप्लेन नहीं करता है, केवल टर्म यूज हुआ था लेकिन उसमें डिफाइन नहीं किया गया है। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, तो ये भी बात सही है कि वह भाषाई और धार्मिक आधार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है कहीं ना कहीं संविधान में, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है कि क्यों नहीं डिफाइन किया गया था। ये तो बताया, एक तो इसने तो खुद अपना एक स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट डिफाइन, तो इसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए दोनों कथन सही होते हुए भी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बोथ ए एंड आर, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो दोस्तों आज का आपने 2019 का जो यूपीपीएससी का प्रीलिम्स जीएस 1 का पेपर था उसका शुरुआती 1 से 50 क्वेश्चन का हम लोगों ने एनालिसिस किया, और इसके आधार पे आपको बहुत सारे आइडिया भी मिल गए होंगे कि आगे कैसे तैयारी करनी है। दोस्तों इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड होगा जिसमें हम 51 से 100 सवाल भी देखेंगे। आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट भी करें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।